हेलो दोस्तों, आज हम यानी लायबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं दायित्व। लायबिलिटीज़ दो तरह की होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और दूसरी होती है करंट लायबिलिटीज़। अब हम देखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ रीपेबल मोर देन 1 ईयर फ्रॉम दी बैलेंस शीट डेट, यानी जो बैलेंस शीट डेट से 1 साल के बाद पेबल है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। अब इसमें फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, पी एंड एल है। इसके बारे में हम आगे इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अपनी अभी अकाउंटिंग प्रोसेस चल रही है। तो अभी हम इस जान लेते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो कि बैलेंस शीट की डेट से 1 साल बाद पेबल है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सरल शब्दों में कि जो 1 साल के बाद पेबल होती है, 1 साल के बाद जिनका भुगतान करना होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। तो अब इसका जैसे ही रिवर्स करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज़। अब रिवर्स क्या होता है, जैसे कि यानी रीपेबल विद इन 1 ईयर फ्रॉम दी बैलेंस शीट डेट। जो लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट डेट के 1 साल के भीतर पेबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज़। जबकि हमने देखा था नॉन करंट लायबिलिटीज़ में बैलेंस शीट की डेट से 1 साल बाद, मतलब 1 साल से ज़्यादा के बाद यदि पेबल होती है उसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। जबकि जो बैलेंस शीट की डेट से 1 साल के भीतर पेबल होती है उनको हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। तो अभी याद करने के पर्पज़ से हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो 1 साल के बाद पेबल होगी उसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ बोलेंगे, और जो 1 साल के भीतर पेबल होगी उसको हम करंट लायबिलिटीज़ बोलेंगे। अब हम बात करते हैं इनके एग्जांपल की, नॉन करंट लायबिलिटीज़ के एग्जांपल और करंट लायबिलिटीज़ के एग्जांपल। तो हम बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ के एग्जांपल। तो एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब हमने समझा है कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है। अब इनके एग्जाम्पल है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया डिवेंचर हो गया, बॉन्ड्स पेबल हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ हो गया, लॉन्ग टर्म लीज हो गया। तो अब डिवेंचर क्या होता है, बॉन्ड पेबल क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ क्या होता है, लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इनको भी हम आगे आराम से धीरे धीरे इन शब्दों को समझेंगे। ये जो अकाउंटिंग वर्ड्स है इनको भी हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। फिर यानी दूसरा है एग्जांपल ऑफ करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ का हमने देखा था। अब इसके एग्जांपल है, जैसे कि पहला हो गया अकाउंट पेबल हो गया, दूसरा पेरोल ड्यूज़ हो गया, पेरोल टैक्सेज हो गया, अक्रूड एक्सपेंसेस हो गया, इनकम टैक्सेज, और भी ऐसे कई एग्जांपल है। तो इनको भी हम एक एक जो एग्जांपल दिए हैं, इसके अलावा और भी कई यानी वर्ड्स जो अकाउंटिंग में यूज़ हुए हैं उनको हम सबको हम यानी एक एक करके यानी समझेंगे। फिर हमें अकाउंटिंग प्रोसेस समझने में इजी रहेगा। जैसे बैलेंस शीट समझेंगे, ट्रायल बैलेंस समझेंगे, पी एंड एल समझेंगे, तो उनको समझने में इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग में। अब हम बात करते हैं यानी मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसको हिंदी में बोलते हैं बकाया वे। इसके नाम से ही इसका अर्थ लगाया जा सकता है, बकाया वे। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। एक्सपेंसेस आर इनकर्ड मतलब यानी जो खर्च कर दिए गए हैं ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, जो करंट अकाउंटिंग पीरियड में यानी इनकर्ड वे कर दिए गए, बट इट इज़ नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, परंतु उनका ड्यू डेट पे भुगतान नहीं किया गया है। वे जो कि करंट अकाउंटिंग पीरियड में किए गए हैं परंतु ड्यू डेट पे यानी पे नहीं किए गए, मतलब जिनका भुगतान नहीं किया गया है। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, या आउटस्टैंडिंग वेजेज हो गया। जैसे कि हम यानी कोई भी बिल्डिंग है यानी किराए पे लेते हैं, अब उसका यानी किराया पर मंथ का 10,000 है या 50,000 है, और वो हर महीने के बिगनिंग में यानी पे करते हैं।
तो हर महीने के बिगिनिंग में जैसे कि दिसंबर मंथ का जो किराया है वो यानी 1 जनवरी को पे करते हैं, तो जो दिसंबर के एंड में वो यानी इनकर्ड तो हो गया, इनकर्ड मतलब यानी व्यय तो हो गया, कंपनी को खर्चा तो हो गया, परंतु उसका अभी तक यानी भुगतान नहीं हुआ है, तो वो क्या है यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ऐसे ही यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी, वेजेज हो गया, वेजेज हो गया, तो इसकी यानी जर्नल एंट्री क्या होगी, यानी इसकी यानी जर्नल एंट्री क्या होगी, यानी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। हमने रूल पढ़ा था कि यानी जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जो भी यानी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेज होते हैं, उनको हम डेबिट करते हैं। और ये कौन से अकाउंट में आता है, ये अपने नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के कौन सा नेचर का अकाउंट है, ये है अपना यानी पर्सन नेचर। पर्सन नेचर भी कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव। तो ये हमने पढ़ा था। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ए कंपनी हैड टेकन ए बिल्डिंग ऑन रेंट 50,000 पर मंथ, कि ए कंपनी ने रेंट पर यानी एक बिल्डिंग ली है और उसका यानी किराया पर मंथ का कितना है, 50,000 रुपये है। एंड रेंट इज़ पेड इन द बिगनिंग ऑफ मंथ, और कंपनी जो किराए का भुगतान है प्रत्येक महीने के प्रारंभ में करती है। बट कंपनी हैज़ नॉट पेड रेंट ऑफ दिसंबर मंथ, परंतु कंपनी ने दिसंबर मंथ का किराया पे भुगतान नहीं किया। तो अब इसकी यानी क्या एंट्री करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे 50,000 से, टू आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट करेंगे 50,000 से। तो रेंट तो अपना क्या है, रेंट तो अपना यानी खर्चा है जो अपने नॉमिनल अकाउंट में आता है। उसका रूल था कि ऑल द लॉसेस एंड यानी एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल द इनकम एंड गेन क्रेडिट। और आउटस्टैंडिंग जो रेंट है वो पर्सनल अकाउंट में भी कौन सा है, पर्सनल अकाउंट में भी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। तो थैंक यू, धन्यवाद।